नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन आईएस कोड। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस को जो रिलेटेड है आईएस कोड से, साथ में जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उन क्वेश्चन से रिलेटेड वो मैं आपको बताऊंगा, और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप एसएससी जेईई, यूपी ट्रिपल एससी जेईई या कोई भी एई या जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। ठीक है, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम प्ले स्टोर, टीम एमसीक्यू ऐप, या आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब में टीम एमसीक्यू चैनल पे, या हमारा टेलीग्राम पे चैनल है टीम एमसीक्यू, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में तो आपको इसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर की और टेलीग्राम की, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इफ 10 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज एग्रीगेट इज यूज्ड। 10 mm एग्रीगेट यूज करने की बात कर रहा है इन कॉन्क्रीट एज पर IS 456/2000 एंड एडजस्टमेंट इन मिनिमम कंटेंट शैल बी मेड। तो बोल रहा है कि जो मिनिमम कंटेंट ऑफ सीमेंट जो किस में दिया हुआ है IS 456 में, उसमें आप क्या एडजस्टमेंट करोगे अगर आप 10 mm एग्रीगेट यूज करते हो। देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट की बात आ क्यों रही है? पहली बात, एडजस्टमेंट की बात इसलिए आ रही है जो मिनिमम कंटेंट दिया हुआ है IS 456 में, वो दिया हुआ है 20 mm एग्रीगेट के लिए। ठीक है, जो प्रोविजंस हमारे पास में दिए हैं मिनिमम सीमेंट कंटेंट के वो हैं 20 mm एग्रीगेट के लिए, और आप 20 mm की जगह अगर 10 mm यूज करोगे तो आपको सीमेंट कंटेंट में कितना प्लस माइनस करना पड़ेगा वो पूछ रहा है ये। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो ये हमको कहाँ मिलता है, जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो है ये कहाँ मिलता है हमको? देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था IS 456, आपको याद होगा टेबल नंबर 5। ठीक है, टेबल नंबर 5 में एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं, उसके उसमें आपको मिलता है मिनिमम सीमेंट कंटेंट। ठीक है, पहले मैं आपको टेबल दिखाता हूँ वो वाली। देखो ये टेबल है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। तो ये टेबल है, टेबल नंबर 5। इसमें आपको मिलेगा मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। किसके लिए? पीसीसी के लिए भी मिलता है और आरसीसी के लिए भी मिलता है। ठीक है, तो ये 5 एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से इसने अलग अलग मिनिमम सीमेंट कंटेंट दिया हुआ है। तो वो ये पूछ रहा है, लेकिन ये देखो ये जो दिया हुआ है 20 mm एग्रीगेट के लिए दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि अगर 20 mm की जगह अगर आप 10 mm यूज करोगे तो इसमें क्या चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चेंजेस के लिए भी प्रोविजंस है हमारे पास में। ये देखिए, ये टेबल नंबर 6 है। इसमें दिया हुआ है कि अगर आप 20 mm यूज करते हो तो कुछ भी आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 mm के लिए ऑलरेडी टेबल में दिया हुआ है। लेकिन अगर आप 10 mm एग्रीगेट अगर आप यूज करते हो तो आपको प्लस 40 किलोग्राम सीमेंट ऐड करना पड़ेगा पर एम क्यूब में। ठीक है, और अगर आप 40 mm यूज करते हो तो आपको -30 किलोग्राम सीमेंट माइनस करनी पड़ेगी पर एम क्यूब में। तो वो एक एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं यहाँ से कि एग्रीगेट का साइज कम होने में सीमेंट कंटेंट बढ़ क्यों रहा है। देखो हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक ऐसा एग्रीगेट है, हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि एक क्यूबिकल शेप में हमारे पास में एग्रीगेट। ठीक है, आपने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया दो दो पार्ट में। यहाँ से आपने दो दो क्यूब बना दिए उसके। ठीक है, जब आप उसको ब्रेक करोगे तो आप कुछ एक नई सरफेस आपने एक्सपोज कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो उसका सरफेस एरिया था पहले उसको आपने इंक्रीज कर दिया उसके साइज को छोटा करके। सही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एग्रीगेट का साइज डिक्रीज होगा सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा आपको वाटर कंटेंट और साथ में सीमेंट चाहिए। इसलिए अगर हम 20 mm से 10 mm की तरफ जाएंगे, मतलब लेसर साइज, मोर सरफेस, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इसलिए मोर सीमेंट। ठीक है, मतलब अगर आप जब भी लेसर एग्रीगेट की तरफ जाओगे तो आपको सीमेंट ऐड करना पड़ेगा, प्लस वाटर कंटेंट भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप 20 से 40 की तरफ जाओगे तो आपको -30 करना पड़ेगा, सीमेंट कंटेंट कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि 10 mm आप यूज करोगे तो कितना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 10 mm के लिए आपको करना पड़ता है +40। ठीक है, आपको समझ में तो आ ही जाएगा कि प्लस करना है माइनस करना है। 20 से कम साइज का अगर आप यूज करोगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा, 20 से ज्यादा साइज का यूज करोगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा। इसका आंसर है थर्ड वाला 40। ठीक है, सभी कुछ समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है?
As per IS 3306/1974, the maximum permissible limit for lead effluent discharge in public sewer into पब्लिक सीवर, जब आपका जो डिस्चार्ज होगा वो लेड एफ्लुएंट होगा तो उस समय लेड की मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पूछ रहा है वो कितनी होगी। तो देखो ये जो कोड है IS 3306, इसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट के। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिए हुए हैं वो देखते हैं हम। इसके अलावा आप इस कोड को रिफर कर सकते हो, यहाँ पे इसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, उनको ध्यान रखना है आपको। तो कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते हैं। देखो लेड जो क्वेश्चन में पूछा है उसकी लिमिट होती है 1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। आर्सेनिक 0.2 मिलीग्राम पर लीटर, कॉपर 3 मिलीग्राम पर लीटर, मरकरी 0.01 मिलीग्राम पर लीटर, सल्फेट 1000 मिलीग्राम पर लीटर। तो जो क्वेश्चन में लेड का पूछा है उसका आंसर हो जाएगा 1 मिलीग्राम पर लीटर। इसके अलावा आप इस कोड को रेफर कीजिए और काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान रखिए, ठीक है। इसका आंसर है डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो मैंने बताया ये कई बार एग्जाम में आए हुए हैं ये सेम, इसलिए इनको लिया है मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। एज पर IS 800 1987, द परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेंथ इन स्टील बीम। परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस की बात कर रहा है IS 800 1987 के हिसाब से स्टील बीम में। देखो जो 800 1987 है उसमें कई सारे प्रोविजंस हैं एवरेज शियर के लिए, डायरेक्ट शियर, डायरेक्ट टेंशन, डायरेक्ट कंप्रेशन। वो हम देखते हैं पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको इसे कोई ना कोई एग्जाम में आते हुए दिखेगा। देखो एज पर IS 800 1987 काफ़ी सारे प्रोविजंस यहाँ दिए हुए हैं। अगर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस आपको लेना है तो वो 0.6 FI लोगे आप। FI क्या है, ये आपकी यील्ड स्ट्रेस होती है, ठीक है। 0.6 FI। डायरेक्ट में टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों के लिए 0.6 होता है, और बेंडिंग में टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों के लिए 0.66 होता है, ठीक है, ऑफ FI। उसके अलावा जो एवरेज सीयर जो हमारा क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो होता है 0.4 FI, ये सबसे कम होता है। और बियरिंग में सबसे ज़्यादा होता है वो होता है 0.75 FI। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि परमिसिबल एवरेज शेयर, ये हो जाएगा 0.4 FI, ठीक है। ये आपका आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए। अगर आप SSC JEE मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो MQPP कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है, मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम कोर्स। इसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और उन क्वेश्चन को इसमें लिया गया है जिनसे जो भी आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं और जो भी आपका सिलेबस है वो इन क्वेश्चन के थ्रू आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इफेक्टिव तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस कोर्स को इनरोल कीजिए आप। और साथ में अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करना है तो इस टेस्ट सीरीज को आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है हमारे टीम MCQ एप्लीकेशन पे, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनको बाय कर सकते हो। आपको अलग अलग ये बाय करना, अलग अलग भी अवेलेबल है, और साथ को आपको दोनों को एक साथ परचेस करना है कॉम्बो में, तो ये भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा टीम MCQ एप्लीकेशन पर, ठीक है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है ये। द यूज्ड फॉर रिक्वायरमेंट फॉर अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, फॉर अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये QMS क्वेश्चन है, इज जनरली डन अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कोड। ये बोल रहा है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौन सा IS कोड होता है। तो ये आपने बहुत बार देखा होगा, IS 9001, ठीक है। ये जो IS कोड है ये होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, ठीक है, जिसका आंसर है बी। इसके अलावा ये तो आपको मालूम है ये स्टील स्ट्रक्चर के लिए होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके पहले कुछ और इम्पोर्टेंट IS कोड यहाँ लिखे हुए हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जो 432 होता है ये माइल्ड स्टील के लिए होता है, ठीक है। 432 माइल्ड स्टील के लिए होता है, और स्टील के लिए HYSD के लिए 1786 होता है, ठीक है। और IS 456 ये प्लेन और एनफोर्स कॉन्क्रीट के लिए होता है, ये तो सबको मालूम है। 3102 ये होता है क्लासिफिकेशन ऑन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स, सॉलिड ब्रिक्स। ये भी पूछा गया एग्जाम में, इसलिए लिया गया है यहाँ पे। IS 516 ये भी डिस्कस किया है पहले, ये होता है टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। IS 875 इसके 4 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इसमें आपको डिजाइन लोड्स मिलेंगे अलग अलग, ठीक है। डेड लोड, लाइव लोड, सबके लिए अलग अलग पार्ट है। इसके बाद है IS 10500 2012, ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का कोड है ये।
इसमें आपको मिलेगा स्टैंडर्ड कोड प्रोवाइड फॉर स्पेसिफिकेशन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ये वाटर के लिए इसमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन कोड्स को ध्यान रखें आप, ये रिपीट हुए हैं बार बार एग्जाम में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू IS 800 फॉर रिविट्स ऑफ डायमीटर D, ठीक है, मिनिमम रिविट पिच विल बी, ठीक है, बोल रहा है मिनिमम पिच बोल रहा है रिविट के लिए कितनी होती है। पिच क्या होता है ये डिस्कस किया हुआ है पहले भी, एक बार और देख लेते हैं। मान लो दो प्लेट आपने रिविटेड कनेक्शन से जोड़ी हुई है और जो लोडिंग की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। तो जो लोडिंग की डायरेक्शन में जो स्पेसिंग होती है दोनों, कोई भी दो रिवेट के बीच की, वो होती है पिच, ठीक है। तो ये मिनिमम स्पेसिंग कितनी होना चाहिए ये पूछ रहा है, किसमें, डायमीटर के टर्म्स में, ठीक है। तो जो मिनिमम पिच होती है वो होती है 2.5D, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला 2.5D, ठीक है। मिनिमम आपको बता दें 2.5D होती है, और जो मैक्सिमम होती है वो कंप्रेशन और टेंशन में अलग अलग होती है। मैक्सिमम भी देख लेते हैं एक बार। तो मिनिमम पिच 2.5D, और डी क्या होता है, नॉमिनल डाया होता है। डी इज नॉमिनल डाया ऑफ द रिविट। उसके अलावा मैक्सिमम की अगर बात करेंगे तो टेंशन में होती है 16T और कंप्रेशन में होती है 12T, ठीक है। कंप्रेशन में थोड़ी कम होती है टेंशन से। या 200 mm, दोनों में से जो भी लेस होगा वो आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये मैक्सिमम और मिनिमम पिच का प्रोविजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला 2.5D। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978, ये ओल्ड वाला कोड है 1978 का, द थिकनेस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग, RCC फुटिंग की बात कर रहा है, ऑन पाइल्स, पाइल्स के ऊपर, एट इट्स एज इज केप्ट लेस देन, जो पाइल्स के ऊपर जो फुटिंग की जो डेप्थ, जो थिकनेस होती है, थिकनेस वो पूछ रहा है कितनी होती है अकॉर्डिंग टू IS 456 1978। देखो इससे कुछ प्रोविजन से हम देख लेते हैं। जो IS ओल्ड वाला 456 1978 रिवीजन है, इसके हिसाब से ये होती है 15 सेंटीमीटर। तो थिकनेस ऑफ द फुटिंग होती है ऑन पाइल्स, वो होती है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जो IS 456 2000 है इसमें उसको चेंज कर दिया गया है, ये कर दिया गया 300 mm या 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो नए वाले क्लॉज है हम देख लेते हैं क्या है। इसमें बोला है कि जो थिकनेस है एज पे, अगर हम उसको सॉइल पे रखेंगे तो मिनिमम होगी 150 mm, और अगर हम उसको पाइल्स में रखेंगे तो वो होगी 300 mm या फिर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो आंसर होगा हमारा यहाँ पे 1978 के हिसाब से ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एज फॉर IS 456 2000, द एंकरेज वैल्यू ऑफ यू टाइप हुक, यू टाइप हुक के लिए एंकरेज वैल्यू बोल रहा है। देखो जो एंकरेज वैल्यू वो डिपेंड करती है कि आपने किस एंगल पे अपनी बार को बेंड किया हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग एंगल के लिए, अलग अलग शेप के लिए कुछ अलग अलग वैल्यूज हैं, वो देख लेते हैं। इसका नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि एवरी 45 डिग्री आपको 4D आपको एंकरेज वैल्यू लेना है, 45% नहीं, 45 डिग्री, एवरी 45 डिग्री बैंड आपको एंकरेज वैल्यू लेना है 4D। तो देखो 45 के लिए हो जाएगी 4D, इस पर डबल कर दिए तो ये डबल हो गई 8D, 45 डिग्री और कर दिए तो ये हो गया 12D। और जो हुक होगा, हुक कैसा होता है, हुक ऐसा होता है, ठीक है। ये कितना हो गया, मतलब ये रिवर्स हो गया, मतलब 180 डिग्री हो गया 180 डिग्री के लिए। तो 180 डिग्री 4 टाइम्स 45 होता है, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, आंसर किसके लिए पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो पूछा है यू टाइप के लिए, तो ये हो जाएगा 16D, ठीक है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं एंकरेज वैल्यू का। एंकरेज वैल्यू क्या होती है, तो जब आप किसी बार को किसी भी एक एंगल पे बेंड करके प्रोवाइड करते हैं, आपने कुछ 180 से उसको बेंड किया हो या 135 से किया हो, तो जो आपने बेंड किया है उसको आप इक्विवेलेंट कितनी स्ट्रेट लेंथ में आप उसको लोगे, ये उसका मतलब होता है एंकरेज वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इसकी 45 डिग्री आपने बेंड किया, मतलब कुछ ऐसे बेंड आपने कर दिया, ये कुछ ऐसे जाने वाली थी, 45 डिग्री से आपने बेंड कर दिया उसको। इसका मतलब है आपने जो ये बेंड दिया है ये स्ट्रेट में, आप उसकी जो वैल्यू है एंकरेज की इक्विवेलेंट वैल्यू वो है 4 × 5। और 5 क्या होता है, डाया ऑफ द बार। अगर ये 20 mm का डाया है
इस 45 डिग्री के बैंड का मतलब हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 4, मतलब 80 mm स्ट्रेट लेंथ। ठीक है, इसका मतलब होता है एंकरेज वैल्यू का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था, इसका जो आंसर है बता दिया मैंने, डी वाला होगा 16 टाइम्स यू के लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। सिंपली सपोर्टेड बीम की बात की है। रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट बीम shall be deemed to be deep beam if its effective span to depth ratio is less than। वो डीप बीम के लिए स्पान टू डेप्थ रेशो पूछ रहा है सिंपली सपोर्टेड के लिए कि लेस देन कितना होना चाहिए। देखो, जो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो हमारा रेशो होता है वो होता है लेस देन 2 होना चाहिए। ठीक है, और जो कंटिन्यूस के लिए वो लेस देन 2.5 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पूछा है सिंपली सपोर्टेड के लिए तो हो जाएगा लेस देन 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर कंटिन्यूस बोलता तो हो जाता 2.5। ठीक है, देखो ये IS 456 2000 का क्लॉज है 29.1, इसमें बोला है कि 2 होना चाहिए सिंपली सपोर्टेड के लिए, 2.5 होना चाहिए कंटिन्यूस के लिए, लेस देन 2 लेस देन 2.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 a beam shall be deemed to be deep beam when the ratio of effective span to overall depth is less than कंटिन्यूस बीम। अभी हमने डिस्कस किया किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होता है 2 होता है, कंटिन्यूस के लिए होता है 2.5। ठीक है, लेस देन 2.5 अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने, तो ये हो जाएगा 2.5 क्योंकि कंटिन्यूस के लिए पूछा है। ठीक है, सेम चीज है ये, 456 का क्लॉज है ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या बोल रहा है, IS 3495 1992 specification that the compressive strength of brick shall be determined by keeping the brick। वो बोल रहा है कि अगर आपको डिटरमाइन करना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी, ब्रिक की, तो आप ब्रिक को कैसे रखोगे, ऑन एज एज में रखोगे, ऑन बेड बेड में रखोगे, आफ्टर स्लैकिंग इन वाटर फॉर 2 आवर, या आफ्टर स्लैकिंग इन वाटर फॉर 24 आवर। देखो, पहली बात, अगर अगर जब आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर आपको निकालनी है ब्रिक की, तो उसको आप 24 आवर के लिए उसको पानी में इमर्स करके रखते हो। ठीक है, ये 24, ये वाला 4 वाला ऑप्शन एक सही है। उसके अलावा जो आप ब्रिक को जो आप रखते हो, ये मान लेते हैं कि आपका ब्रिक है। ठीक है, यहाँ पे कुछ का फ्रॉग होता है, तो जब आपको टेस्ट करना है तो आप उसको उसी पोजीशन में रख के टेस्ट करोगे जिस पोजीशन में आपको उसको यूज करना है अपने बिल्डिंग में। तो कैसे रखते हैं, हमारा फ्रॉग ऊपर होता है बिल्डिंग में, ये जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा बेड कहलाता है, क्योंकि इसको हम प्लेस करते हैं इसके इसके साथ। तो जो बेड पे रख के हम उसको प्लेस करते हैं वैसे ही हमको रख के उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना पड़ेगा, तो ऑन बेड हो जाएगा ये। ठीक है, ऑन बेड आप रख के आप टेस्ट करोगे, उसके पहले आप 24 आवर के लिए उसको वाटर में सेलेक्ट करोगे। तो ये दूसरा और चौथा वाला ऑप्शन सही है इसका, तो सी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसके पॉइंट्स है हो गए, देख लेते हैं। देखो, ये फोटो दिखाया मैंने, इस तरीके से रख के आप जो हमारा ब्रिक है इस तरीके से रख के आप उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हो। देखो, ये कुछ क्लॉज है 3495 के, देख लेते हैं। ये क्या है, जो उसकी टेस्टिंग करेंगे ब्रिक की वो उसके बेड फेस में रख के हम करेंगे, हमने ऊपर डिस्कस किया, और साथ में उसको इमर्ज करते हैं हम वाटर में 24 आवर के लिए। ठीक है, ये पॉइंट क्या बोल रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। देखो, जो ये स्ट्रेंथ जो निकल के आती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये क्या है, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होती है, लोड अपॉन एरिया होती है। इसलिए उसमें जो लोड, जब हम क्या करते हैं, जब टेस्ट करते हैं, जो हमारे जो कंप्रेसिव जो हमारी मशीन होती है उससे हमको लोड मिलता है। ठीक है, स्ट्रेस नहीं मिलती है, तो उस लोड को हम डिवाइड करते हैं इसके जो एरिया है ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, जिस पर लोड लग रहा है उस एरिया से। कौन से एरिया से, एवरेज एरिया ऑफ बेड फेस, जो उसके बेड फेस हैं ये वाले, इससे अब डिवाइड करेंगे लोड को, तो हमको उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल जाएगी हमारी न्यूटन पर mm स्क्वायर में। उसके अलावा ये बोल रहा है कि हर एक इंडिविजुअल जो आपका सैंपल का जो ब्रिक होगा, इंडिविजुअल ब्रिक, उसकी जो स्ट्रेंथ है 20% से ज़्यादा बिलो नहीं आना चाहिए जो उसकी करस्पॉन्डिंग क्लास है। ठीक है, जो उसकी स्ट्रेंथ आना चाहिए उससे 20% से ज़्यादा
लेस नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है वो थर्ड वाला पॉइंट। ठीक है, तो जो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे आईएएस कोड पे बेस्ड, कुछ हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को, और आगे जो आने वाले वीडियोस हैं उसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। ठीक है, और अगर आपको एसएससी जेईई मेंस की तैयारी करना है तो इसको आप बाय कर सकते हो, एमक्यूपीपी कोर्स और टेस्ट सीरीज को। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।